बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.6 के बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अ मैन डिपॉजिट्स इन अ बैंक ₹8,000 इन द फर्स्ट मंथ, ₹16,000 इन द सेकेंड मंथ एंड ₹32,000 इन द थर्ड मंथ एंड सो ऑन। फाइंड द अमाउंट ही विल डिपॉजिट इन द 20th मंथ। आसान अल्फाज में, एक शख्स बैंक में फर्स्ट मंथ में 8,000 रुपीज जमा करवाता है, सेकेंड मंथ वो 16,000 रुपीज जमा करवाता है, थर्ड मंथ वो 32,000 रुपीज जमा करवाता है। इसी पैटर्न पर अगर वो चलता चला जाए तो 20th मंथ में वो कितनी अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करवाएगा। स्टूडेंट्स, जरा देखें कि इन अमाउंट्स का आपस में क्या ताल्लुक बन रहा है, क्या पैटर्न डेवलप हो रहा है। शाबाश। 8,000 से 16,000 कैसे आता है? द आंसर इज 2 मल्टीप्लाई करने से। 16,000 से 32,000 2 मल्टीप्लाई करने से फोर्थ मंथ में वो कितनी अमाउंट जमा करवाएगा? द आंसर इज 64,000। हम जरा इसे लिख कर देखते हैं। फर्स्ट मंथ 8,000, देन 16,000, देन 32,000, देन हम इसी पैटर्न पर आगे चले तो 64,000, और इसी पैटर्न पर आप चलते चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि 20th मंथ में वो कितनी अमाउंट जमा करवाएगा। लेकिन हमें 20th टर्म तक जाना होगा। स्टूडेंट्स, अभी तो यहां पर 20th लिखा गया है। अगर यहां पर 200th मंथ लिख दिया जाए, यानी 200वें महीने में वो कितनी अमाउंट जमा करवाएगा, तो क्या हम इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते रहेंगे? द आंसर इज नो। ये कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है। ये एक आम आदमी इस तरह से सोच सकता है, लेकिन मैथमेटिशियन इस तरह से प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं करते। स्टूडेंट्स, हमें समझना होगा इस पैटर्न को, और समझना होगा कि किस तरह से हम एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट्स, वो कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने से हम पिछली टर्म से अगली टर्म पर जा रहे हैं? द आंसर इज 2। अब स्टूडेंट्स, ऐसा सीक्वेंस या ऐसा प्रोग्रेशन जो सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से आगे बढ़े, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। आपको याद है अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या थी? जी, एक ऐसा सीक्वेंस या प्रोग्रेशन जो सेम नंबर ऐड करने से आगे बढ़े, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस तरह का एक सीक्वेंस मैं आपके लिए और लिखता हूं। फर्ज किया कि एक नंबर है 3, देन 9, देन 27, देन 81, सो ऑन सो फोर्थ। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, सो ऑन सो फोर्थ। स्टूडेंट्स, यहां पर क्या हो रहा है? कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से हम आगे बढ़ रहे हैं? द आंसर इज 3 मल्टीप्लाई करने से हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर जी 1/2 मल्टीप्लाई करने से हम आगे बढ़ रहे हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नेक्स्ट टर्म थी उसमें और पिछली टर्म में जो डिफरेंस था उसको हमने कहा था कॉमन डिफरेंस। यहां पर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, इसको हम कहते हैं कॉमन रेशो, और ये रेशो फिक्स रहती है, इसीलिए इसे कहा जाता है कॉमन रेशो। आप 64,000 डिवाइडेड बाय 32,000 करें तब भी आंसर 2 आएगा। 32,000 डिवाइडेड बाय 16,000 करें तब भी आंसर 2 आएगा, एंड सो ऑन। यहां पर आप 81 डिवाइडेड बाय 27 करें या 27 डिवाइडेड बाय 9 या 9 डिवाइडेड बाय 3, आपका आंसर, आपकी रेशो जो है वो सेम रहेगी, जिसे हम कॉमन रेशो कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन definition is a sequence written like this is a geometric sequence or geometric progression if quotient between an and an minus 1 is the same non-zero number for all n belongs to set of natural numbers and n greater than 1.
स्टूडेंट्स आपको याद है अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन? इसी किस्म के वर्ड्स थे। चेंज क्या था? शाबाश जी, चेंज यहां पर था, पहला चेंज कि an माइनस an माइनस 1 इज द सेम, वहां नॉन जीरो की कंडीशन नहीं थी, इज द सेम नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 1। यानी अगर दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस सेम रहे पूरे सीक्वेंस के अंदर, तो ऐसा सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और अगर दो टर्म्स के दरमियान रेशो सेम रहे पूरे सीक्वेंस के अंदर, तो ऐसे सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब आते हैं इस बात की तरफ कि यहां पर सेम नॉन जीरो नंबर कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो रेशो है इसको हम कहते हैं कॉमन रेशो, क्योंकि ये पूरे सीक्वेंस में सेम रहती है, कॉमन रहती है। स्टूडेंट्स, ये वही नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हम अगली टर्म हासिल करते हैं। अब अगर ये जीरो हो जाए तो अगली टर्म क्या हो जाएगी? जीरो, फिर उससे अगली टर्म जीरो, फिर सारी टर्म्स जीरो ही आती चली जाएंगी। और फिर जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म, आपके पास आंसर क्या होगा? जी, मैथ एरर होगा। इसलिए ये जो रेशो है ये जीरो नहीं होनी चाहिए। इस रेशो के नॉन जीरो होने का मतलब ये भी है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई टर्म जीरो नहीं हो सकती। हम कुछ पॉइंट्स फर्दर ऐड कर लेते हैं। द क्वोशंट an over an minus 1 is called common ratio and is denoted by small r। अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट किया गया, यहां पर कॉमन रेशो को r से डिनोट किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कॉमन रेशो एक क्वोशंट है। अब डिनोमिनेटर आप जानते हैं कि जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की एक टर्म है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई टर्म जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की टर्म जीरो हो गई तो कॉमन रेशो अनडिफाइंड हो जाएगी। an, नेक्स्ट पॉइंट इज an over an minus 1 is only defined if an minus 1 is not zero. That is to say, no term of GP can be zero. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई टर्म जीरो नहीं हो सकती। लास्ट पॉइंट, कॉमन रेशो r can be any real number except zero। स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, हम फर्ज करते हैं फर्स्ट टर्म a1। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो सेकंड टर्म कैसे आएगी? सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से, और वो सेम नंबर क्या कहलाता है? कॉमन रेशो। हम उसे r से डिनोट करते हैं। सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म को r से मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी, यानी सेकंड टर्म होगी a1r। थर्ड टर्म किस तरह आएगी? जी, सेकंड टर्म को r से मल्टीप्लाई करने से। अब a2 की वैल्यू है a1r, a2 की जगह पर हम लिख रहे हैं a1r, ये r एज इट इज, तो ये हमारे पास आ गया a1r स्क्वायर। अब जरा ये पैटर्न देखिएगा क्या बनता है। a4,
A4 हमें हासिल होगी थर्ड टर्म को R से मल्टीप्लाई करने की सूरत में, A3 इंटू R। A3 की वैल्यू हमारे पास है A1 R स्क्वायर, ये R साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया A1 R क्यूब। आप जरा इस पैटर्न को देखें, हमारे पास A2 के लिए A1 R की पावर यहां पर बन रही है 1, यहां पर A1, यहां पर A1, यहां पर भी A1, यानी आपके पास एक फैक्टर तो परमानेंटली आ रहा है A1। अब दूसरा फैक्टर देखें R के साथ क्या हो रहा है, जब इधर सबस्क्रिप्ट 2 है तो यहां पर 1, जब यहां पर 3 है तो यहां पर 2, यहां पर 4 है तो यहां पर 3, यहां पर जब 5 होगा तो क्या आंसर आ जाएगा जी A1 R 4। और जब यहां पर n होगा, nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो यहां पर क्या आ जाएगा जी, यहां पर आ जाएगा n-1, A1 R रेज टू पावर n-1। स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ GP। nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ GP। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास फर्स्ट टर्म मौजूद हो किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, कॉमन रेशो मौजूद हो, तो आप इसकी बेस पर कोई भी नेक्स्ट टर्म मालूम कर सकते हैं उस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। फर्ज करें कि जैसे हमने शुरू में एग्जांपल डिस्कस की उस शख्स वाली के जिसने फर्स्ट मंथ 8,000, सेकंड मंथ 16,000, थर्ड मंथ 32,000 रुपीस बैंक में जमा करवाए, तो हमें वहां पर प्रॉब्लम गिवन था कि उसने 20th मंथ में कितने पैसे जमा करवाए होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम उस मसले को हल कर सकते हैं। 20th मंथ यानी 20th हमें टर्म मालूम करनी है उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। A20, n की जगह पर आप 20 पुट कर दे। A1 फर्स्ट टर्म उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की थी 8,000। कॉमन रेशो हर महीने वो पिछले महीने से डबल अमाउंट जमा करवाता था, कॉमन रेशो 2 और रेज टू पावर 20-1। स्टूडेंट्स, आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके उस शख्स की 20th मंथ में डिपॉजिट होने वाली अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ये जनरल टर्म बन गई। अब हम जनरल फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म A1, सेकंड A1 R, थर्ड A1 R स्क्वायर, चलते चले गए तो nth टर्म हमारे पास होगी A1 R n-1, और फिर हम चलते चले गए सो ऑन सो फोर्थ। ये मैंने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके सामने शो किया जिसमें nth टर्म हमारे पास ये मौजूद है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज जो आपके काम आएंगी MCQs के लिए, और इनमें से बाज प्रॉपर्टीज हम प्रूफ भी करेंगे एक्सरसाइज 6.6 के अंदर। प्रॉपर्टीज, इफ A1, A2, A3, A4 are in geometric progression, then स्टूडेंट्स, अगर ये टर्म्स, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, इनफैक्ट अगर ये टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो इनकी बेस पर इन टर्म्स का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल यानी KA1, KA2, KA3, KA4 so on so forth will be a geometric progression provided that K must not be 0। यानी अगर आप किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया सीक्वेंस होगा वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा। नंबर 2,
किसी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल सीक्वेंस भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। हम लिख सकते हैं 1 ओवर A1, 1 ओवर A2, 1 ओवर A3, 1 ओवर A4 will be a geometric progression. Number 3. A1 raised to power k, A2 raised to power k, A3 raised to power k, A4 raised to power k will be a geometric progression. Further, दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का प्रोडक्ट या कोशेंट भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ टू GPs will be a geometric progression. Number 5. Some difference of two GPs may not be a geometric progression. यानी दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो तीसरा सीक्वेंस बनेगा वो हो सकता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो और हो सकता है ना हो, यानी ये कंफर्म बात नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट या कोशिएंट दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का वो डेफिनेटली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। स्टूडेंट्स, अब एक और बात, इफ A, B, C, D आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर फर्ज करें ये चार टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं तो इनकी बेस पर देन A प्लस माइनस B, B प्लस माइनस C और C प्लस माइनस D। स्टूडेंट्स, ये जो तीन टर्म्स बनेंगी ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी, और ये इनफैक्ट तीन नहीं है, प्लस के साथ तीन और फिर माइनस के साथ तीन। ये प्लस वाली तीन टर्म्स भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी और माइनस वाली तीन टर्म्स भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगी। विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड नंबर 2, A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस माइनस C स्क्वायर और C स्क्वायर प्लस माइनस D स्क्वायर। आप जगह बदल भी सकते हैं, यानी यहां पर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और D स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यह भी किया जा सकता है। विल बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स, इनमें से बाज प्रॉपर्टीज का प्रूफ हम एक्सरसाइज 6.6 के अंदर करेंगे। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.6 के प्रॉब्लम्स की जानिब। Students, this is problem number 1 of exercise 6.6. Statement is find the fifth term of the geometric progression. हमें given है geometric progression, हमें इसकी fifth term मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। Students, इसकी first term क्या है? शाबाश, the answer is 3. और इसकी common ratio क्या बन रही है? Common ratio का basic concept, अगली term divided by पिछली term, 12 divided by 6, the answer is 2. या 6 डिवाइडेड बाय 3 भी आंसर है 2। इसकी कॉमन रेशियो है 2 और हमें फिफ्थ टर्म मालूम करना है। हम यह लिखेंगे हेयर A इज इक्वल टू 3। A से मुराद फर्स्ट टर्म, आप इसे A1 भी लिख सकते हैं। R इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 3। A5 हमें मालूम करना है। हम यह लिखेंगे सिंस an is equal to जी nth term of the geometric progression, formula a into r raised to power n minus 1। हमें a5 मालूम करना है तो n की जगह पर 5 पुट किया, 3 into r that is 3 raised to power
n minus 1, that is 5 minus 1. Students, 5 minus 1 is 4. 3 raised to power 4 क्या होता है? शाबाश. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. 3 raised to power 4 is 81. तो ये हमारे पास बन गया 3 into 81. So A5 is 3 1s are 3, 3 8s are 24. That is 243. स्टूडेंट्स, आप समझ गए हैं कि आप इस फार्मूला को यूज करते हुए इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म मालूम कर सकते हैं बआसानी. बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2. स्टेटमेंट इज फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. हमें सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म गिवन है और हमें 11th टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है. स्टूडेंट्स, यहां पर यह नहीं कहा गया कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है. हाँ, एक्सरसाइज 6.6 की वजह से बात स्टूडेंट्स के ज़हन में फौरन आएगा कि चूंकि टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगा. लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि एग्जाम्स में अगर आपको ये प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करने के लिए और वहां नहीं लिखा होगा कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, तो आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को टैकल करेंगे? ये हो सकता है अरिथमेटिक सीक्वेंस ही हो. तो स्टूडेंट्स, बेस्ट वे ये है कि आप खुद जज करें कि ये किस टाइप का सीक्वेंस है. अब जज करने का तरीकेकार क्या है? अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए आप दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस देखें. अगर वो डिफरेंस पूरे सीक्वेंस में सेम रहे तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा. और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जजमेंट के लिए आप क्या करेंगे कि दो टर्म्स के दरमियान रेशो देखेंगे. पूरे सीक्वेंस में अगर वो रेशो सेम रहे, कॉमन रहे, तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा. अब थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करके देखें क्या आता है. 4 over 1 plus एओटा को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें हासिल होगा 2 over 1 plus एओटा. 2 2s are 4 हो जाएगा और हमें ये हासिल होगा. ये हमारी आ गई रेशो. अब आप यहां पर रेशो मालूम करके देखें. सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, अगेन हमारे पास 2 over 1 plus एओटा. रेशो इन दो टर्म्स की और इन दो टर्म्स की सेम है. इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है. हमें इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 11th टर्म मालूम करनी है. फर्स्ट टर्म हमारे पास मौजूद, कॉमन रेशो भी हमारे पास मौजूद. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. हियर A is equal to 1 plus aorta. R is equal to 2 over 1 plus aorta. हमें मालूम करनी है 11th टर्म. हम यहां लिखेंगे since an is equal to a into r raised to power n minus 1. इसमें वैल्यूज पुट करते हैं. A11 is equal to, A की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 1 plus एओटा into R. R की वैल्यू 2 over 1 plus एओटा raised to power n minus 1. That is 11 minus 1. बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब. वन प्लस एओटा, 11 minus 1 is 10. तो 2 की पावर भी 10 और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एओटा, इसकी पावर भी 10. स्टूडेंट्स, अब आपके ज़हन में आएगा कि चूंकि बेसिस सेम है, इसकी पावर 1 है, ये पावर 1 नीचे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. 10 minus 1 9. तो 1 प्लस एओटा होल पावर 9 को हम फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये अगेन एक प्रॉब्लम होगा. लेकिन पावर 10 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. किस तरह से जरा देखिए. A11 is equal to 1 plus एओटा. 2 raised to power 10 को आप एज इट इज लिख दें. 1 प्लस एओटा का स्क्वायर. अब पावर 10 बनाने के लिए मैं यहां पावर क्या लिखूं? शाबाश, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं. सो यहां पर लिखा जाएगा 5. 5 2s are 10.
अब 1 प्लस एयोटा का स्क्वायर अगर हम ओपन कर लेंगे तो ये एक सिंपल मोनोमियल होगा, सिंगल टर्म होगी, जिसको हम पावर 5 दे लेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं A11, नेक्स्ट स्टेप इनफैक्ट 1 प्लस एयोटा 2 रेज टू पावर 10। अब a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रेज टू पावर 5। अब स्टूडेंट्स एयोटा स्क्वायर क्या होता है? शाबाश, एयोटा स्क्वायर इज -1, -1 प्लस 1 हो जाएगा फारिग और 2 एयोटा रेज टू पावर आ जाएगा 5। ये हमें फायदा हुआ स्क्वायर लेने का। 2 रेज टू पावर 10 और यहां पर 1 प्लस एयोटा स्क्वायर, ये एलिमिनेट 2 एयोटा रेज टू पावर 5 बिकॉज एयोटा स्क्वायर इज -1। 1 plus aorta 2 raised to power 10 divided by 2 raised to power 5 into aorta raised to power 5. अब simplification further, A11 1 plus aorta 2 raised to power 10 minus 5। बेसिस सेम, पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो गई डिनोमिनेटर में। एयोटा रेज टू पावर 5 स्टूडेंट्स क्या होता है? शाबाश जी, एयोटा की हायर पावर्स को सिंप्लीफाई करने का तरीका चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था। क्या है जी? पावर जो है उसको 4 से डिवाइड कर दें, जो रिमाइंडर आएगा वो एयोटा की पावर होगी। एयोटा रेज टू पावर 5 को आप लिख सकते हैं एयोटा रेज टू पावर 4 इंटू एयोटा रेज टू पावर 1। द आंसर इज यस। एयोटा रेज टू पावर 4 ये होता है 1, चूंकि एयोटा स्क्वायर -1, दोबारा स्क्वायर लें तो एयोटा रेज टू पावर 4 हो जाएगा 1। एयोटा रेज टू पावर 4 1, तो साथ रह गया एयोटा। तो एयोटा रेज टू पावर 5 स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास एयोटा। यहां से भी इसका हमें जो पावर है वो मालूम हो रहा है कि जो रिमाइंडर होगा वो पावर हो जाएगी। फर्दर स्टेप 1 प्लस एयोटा, ये 2 रेज टू पावर 5 इंटू 1 प्लस एयोटा और डिनोमिनेटर में हमारे पास एयोटा। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में एयोटा नहीं होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन नहीं मानी जाती है। हमें यहां से डिनोमिनेटर में से एयोटा को हटाना है। क्या करें जी? हम इसके कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं या सिंपल एयोटा से भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया जा सकता है। जब हम एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो एयोटा स्क्वायर बन जाएगा -1। सो मैं एयोटा से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। आप माइनस एयोटा से भी कर सकते हैं। A11 2 रेज टू पावर 5 1 प्लस एयोटा ओवर, ये मैंने एयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। 2 रेज टू पावर 5 स्टूडेंट्स होता है 32। अब इसको हम लिख लेते हैं और एयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एयोटा स्क्वायर। एयोटा स्क्वायर होता है -1। A11 ये एयोटा स्क्वायर -1, ये बन गया -32 इंटू एयोटा -1, ये एयोटा स्क्वायर -1। दोबारा आप इसका हवाला दे दें। अब स्टूडेंट्स आप माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो फर्दर आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 32 इंटू 1 माइनस एयोटा। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 3 और प्रॉब्लम नंबर 4 आप होमवर्क में खुद सॉल्व कीजिएगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।